Okay. So today we will learn the directory structure of Android project, how to create emulator and how to run our application on that particular emulator, right? So आज हम normally प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे पूरा एंड्रॉयड का, ओके, और उसका ही थियोरी सेशन भी है, ओके। सो वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल समझेंगे ताकि आप वर्क करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद उसी चीज का हम थियोरी पोर्शन समझेंगे, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने ये एक एप्लीकेशन सिर्फ क्रिएट की थी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लेके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा है ना, डिजाइन किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है, कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब आप स्टार्ट करो और प्रोजेक्ट आपका ग्रेडल बिल्ड होने के बाद जब प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट लोड हो जाता है तो आपको टोटली दो फोल्डर्स मिलेंगे यहाँ पे। वन इज ऐप फोल्डर जो आपकी एंड्रॉयड की ऐप है, और दूसरा है ग्रेडल स्क्रिप्ट जो आपका ग्रेडल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी ऐप डेवलप होगी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ऐप को, ओके। सो ऐप फोल्डर के अंदर मेनली 3 फोल्डर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट, जिसको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल भी कहा जाता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल होगी विच इज कॉल्ड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ये फाइल आपके पूरे एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन देती है, ओके। जब हम एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं तब सबसे पहली यही फाइल एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट होगा, और उसके बाद इसी फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई पहली कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के फोल्डर के अंदर हमारे बहुत सारे HTML पेज होते हैं, राइट। लेकिन उसमें से एक पेज ऐसा होगा जो सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, जिसको या तो हम index.html नाम देंगे या home.html नाम देंगे, which will be the home page of our website, और जहां पे सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी ताकि आप अलग अलग पेजेस के ऊपर जा सको, ठीक है। तो वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वहां पे पेज है, यहाँ पे एक्टिविटीज है, तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एंड दैट कैन बी डिसाइडेड बाय दिस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। दूसरी चीज कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज करने वाले हैं, ये रिसोर्स का रजिस्ट्रेशन भी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर होता है। तीसरी चीज, आपकी एप्लीकेशन को आपके डिवाइस की कौन कौन सी परमिशंस चाहिए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और जब पहली बार रन करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है कि भाई आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसको चाहिए, मतलब उसकी परमिशन चाहिए, कैमरा यूज करने की परमिशन, माइक्रोफोन यूज करने की परमिशन, ठीक है, आपका फाइल स्टोरेज यूज करने की परमिशन, नेटवर्क यूज करने की परमिशन, इंटरनेट यूज करने की परमिशन, ऐसी बहुत सारी परमिशंस होती है, राइट। तो वो परमिशन आपकी ऐप को कौन कौन सी परमिशंस चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन या उसका डिस्क्रिप्शन भी कहाँ पे लिखना होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, ठीक है। ये फाइल बेसिकली एक्सएमएल फॉर्मेट में है, ओके। अगर आप इसको देखो यहाँ पे, so the main tag, the root tag is application, right, और उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। अभी हमारे पास कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब हमने कुछ भी ऐड ही नहीं किया इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक एक्टिविटी है, कौन सी, मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी का जो टैग है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेन एक्टिविटी टैग के अंदर
ये जो आप देख रहे हो इंटेंट फिल्टर, ठीक है, ये इंटेंट फिल्टर जो है उसमें एक एक्शन कैटेगरी है जो आपको ये डिफाइन करेगी कि आपकी जो ये एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी है। मतलब ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? लॉन्चर एक्टिविटी। लॉन्चर एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ कि वो एक्टिविटी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो इससे ये पता चलता है, ये इंटेंट फिल्टर से हमें ये पता चलता है कि ये एक्टिविटी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर सिर्फ यही एक चीज है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल। जब तक आपको पूरा नॉलेज ना आ जाए तब तक इस फाइल में कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। मान लो कि अगर आपने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से आपकी ऐप क्रैश हो जाती है, मतलब आपकी ऐप एग्जीक्यूट नहीं होती है, राइट, और उसके बाद आपको याद नहीं है कि आपने इसमें क्या चेंज किया था, तो आप इस फाइल को वापस एज इट इज कभी नहीं बना सकते, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक नया प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा और ये सारी फाइल उसमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझ में आया? सो यहाँ पे जब तक हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल जाता तब तक हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हुआ आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज जावा फोल्डर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हमारे पास सिर्फ दो चीजें बची है। पहली चीज आपका बिजनेस लॉजिक, आपका कोडिंग, और दूसरी चीज आपका डिजाइन, ठीक है। हम नॉर्मली जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें दो पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो उसने कैसी डिजाइन की है, दूसरा उसके अंदर क्या कोडिंग किया है, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लोग यूज करें या आपकी एप्लीकेशन पॉपुलर हो जाए, उसमें आपको दोनों ही चीजें अच्छी रखनी पड़ेगी, आपके एप्लीकेशन का डिजाइनिंग और आपका कोडिंग भी। मतलब आपकी ऐप यूजफुल भी है और दिखती भी अच्छी है, दोनों चीज, राइट। सो जो भी डिजाइनिंग है वो रिसोर्स फोल्डर में होगा और जो कोडिंग है वो जावा फोल्डर में होगा, ठीक है। सो जावा के अंदर आपको नॉर्मली पैकेजेस मिलेंगे, अभी तीन पैकेजेस हैं, ठीक है। एक्चुअली वो एक ही पैकेज है। द पैकेज नेम इज com.example.sy_v1। यही एक हमारा पास पैकेज है अभी, राइट। दूसरा जो पैकेज है दैट इज ऑफ एंड्रॉइड टेस्ट एंड टेस्ट, फॉर टेस्टिंग के लिए है, तो इन दोनों को हमें नहीं छेड़ना। हमारे लिए अभी एक ही पैकेज है। यू कैन क्रिएट अनदर पैकेज। अगर आपको अलग पैकेज क्रिएट करना हो, उसके अंदर आपको जावा फाइल्स रखनी है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। इस पैकेज के अंदर हमारी सारी जावा फाइल्स होगी, इस पैकेज के अंदर हमारी सारी जावा फाइल्स होंगी। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही जावा फाइल है, मेन एक्टिविटी, ठीक है। हमारे पास एक ही फाइल है, मेन एक्टिविटी, और उस मेन एक्टिविटी में ही हम अभी काम कर रहे हैं, ओके। इसको बाद में समझते हैं कि एक्टिविटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन दूसरा आएगा रिसोर्स फोल्डर। RES फोल्डर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी चीजें आपको यूज करनी है, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो सारे RES फोल्डर के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। RES फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। पहला फोल्डर है ड्रॉएबल, ठीक है। ड्रॉएबल फोल्डर मतलब इट कंटेन्स ऑल images, vector images, icons and everything, right? मतलब जो ग्राफिक्स आपको यूज करने हैं आपके एप्लीकेशन में, वो सभी आपको ड्रॉएबल फोल्डर में मिलेंगे, ठीक है। ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर भी जाएं तो अभी आपको एक बैकग्राउंड लॉन्चर मिलेगा, IC लॉन्चर करके। ये आइकन है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, यू विल सी दैट आइकन, सी या दिख रहा है ये वाला आइकन, सो दैट इज दैट आइकन। और ये दूसरा इसका बैकग्राउंड है, उस आइकन का बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये भी अपने आप में एक XML फाइल ही है जिसके अंदर आपने वेक्टर का कोड लिखा है, मतलब ये वेक्टर इमेज बनाई है। तो ये जो XML फाइल है
इट इज एक्चुअली दी इमेज फाइल, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्टली इमेज फाइल नहीं ले ली, हमने यहाँ पे खुद XML का यूज करके वो इमेज बनाई है, ठीक है। वो भी हम लेटर ऑन देखेंगे कि अलग अलग टाइप की इमेजेस आप कैसे बना सकते हैं, राइट। सो ये ड्रॉएबल फोल्डर हो गया। दूसरा फोल्डर है लेआउट फोल्डर। सारी फाइल्स को भी बंद कर देते हैं। दूसरा फोल्डर है लेआउट फोल्डर। इसके अंदर आपकी सभी एक्टिविटीज के लेआउट आपको मिलेंगे, ठीक है। जब भी हम कोई नई एक्टिविटी ऐड करते हैं, जब भी हम कोई नई एक्टिविटीज में ऐड करेंगे तो उसकी दो फाइल्स ऐड होंगी, एक जावा फाइल और दूसरी लेआउट फाइल। लेआउट फाइल मतलब आपका डिजाइनिंग और जावा फाइल मतलब उसका कोडिंग, ठीक है। मतलब आपने एक इमेज रखी, उसके नीचे दो टेक्स्ट बॉक्स रखे, फिर बटन रखा, राइट। तो ये हुआ आपका लेआउट, ठीक है। फिर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन के ऊपर टैप करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो वो होगा आपका जावा कोड, ठीक है, राइट। तो जो लेआउट फाइल है वो आपकी यहां पे रहेगी। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, तो उस एक ही एक्टिविटी का एक लेआउट यहां पे मिलेगा, एंड दैट लेआउट आल्सो इन अ XML फॉर्मेट, ठीक है। वो XML फॉर्मेट में ही है। ये आपका डिजाइन पोर्शन आपको दिख रहा है। अगर लेआउट फोल्डर के अंदर ये डिजाइन मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चीज, ठीक है, मैं यहां से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। अभी एक हेलो वर्ल्ड करके बीच में लिखा हुआ है ये, राइट। मुझे कुछ और अगर रखना है, बटन, इमेज, रिसाइकलर व्यू, फ्रैगमेंट कंटेनर, कोई टेक्स्ट रखना हो, कोई बटन रखने हैं, कुछ विजेट्स रखने हैं, कुछ लेआउट्स रखने हैं, तो ये सारे मुझे यहाँ पे मिलेंगे, एंड आई कैन जस्ट डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर उसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं, एंड देन प्रॉपर्टीज आर हियर, एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर देयर, ओके, जो उसकी डिजाइन को स्पेसिफाई करेंगे कि भाई वो आपका जो कंट्रोल है वो कैसा दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फोरग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट, उसकी फॉन्ट साइज, उसका टेक्स्ट, उसका आईडी, उसका मार्जिन, उसका पैडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उसका अलाइनमेंट, ओके, वो सारी चीजें हम इस एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस लेआउट थिंग, राइट। और कई बार होता है ना कि हम कोडिंग से ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन जब ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है या उसमें सेटिंग करना होता है तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देन यू कैन यूज कोड, राइट। सो डिजाइन की जगह हम यहां से क्या सिलेक्ट करेंगे, कोड। सो ये आपका XML फॉर्मेट है, ठीक है। ये सिंपल सा टेक्स्ट भी यहां पे डिफाइंड है, राइट, ओके। अगर इस लेआउट में कहीं पे आपको एरर है तो ये रेड कलर में आ जाएगा नीचे, रेड लाइन में, कि भाई इसमें एरर है। और वो एरर क्या है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है, दैट इज 1 इज एरर एंड 1 इज वार्निंग। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आई विल गेट दिस एरर। टेक्स्ट व्यू एक लिया है जिसको यहाँ पे दिखा रहा है मिसिंग कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रेंट लेयर। क्यों ऐसा दिखा रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रखा, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट व्यू रखा है, और इस टेक्स्ट व्यू को मैंने कोई डिजाइन प्रोवाइड नहीं की, कंस्ट्रेंट नहीं दिया, ठीक है, इसलिए वो मना कर रहा है। तो आप विदाउट एनी प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐसे टेक्स्ट व्यू नहीं रख सकते, तो उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और टेक्स्ट व्यू है जिसका सारा कंस्ट्रेंट सेट है, देखो, तो उसमें एरर नहीं है, और उसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है, ओके। मतलब मैं डिजाइन में जाऊं और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये सारे कंस्ट्रेंट सेट करने के बाद हेलो वर्ल्ड लिखा है। ये लेआउट है, कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट। ये हम लेटर ऑन पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं देखना है, राइट। सो ये हुआ हमारा कोड। अगर आपको जो भी डिजाइन करनी है, जितना भी डिजाइनिंग पार्ट है वो आपको यहीं पे करना है। आपकी स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए, या ऐप जब स्टार्ट हो तो जो एक्टिविटी दिख रही है वो एक्टिविटी में क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट दिखने चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बनाएंगे। मतलब ये हमारा डिजाइनिंग है, ठीक है। समझ में आया ये लेआउट, ओके। जब लेआउट पे आप काम कर रहे हो तो या तो आप डायरेक्टली कोड पे काम करो या डायरेक्टली डिजाइन पे काम करो, और अगर आपको साइड बाय साइड कोड करते करते डिजाइन देखते जाना है तो करो स्प्लिट, ठीक है।
और यहाँ पे कोड करते जाओ, आपको यहाँ पे डिजाइनिंग दिखती जाएगी कि भाई कैसी डिजाइन हो रही है। ठीक है, तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ भाई ये परफेक्टली चल रहा है। राइट, क्लियर? लेआउट समझ में आया सबको? ओके, देन तीसरा है, इसको अभी जाने देते हैं। तीसरा है वैल्यूज, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं दिखा रहा हूं। ओके, वैल्यू फोल्डर, उसके अंदर आपको 3 फाइल्स मिलेंगी, color.xml, string.xml एंड themes। ठीक है, नाउ एंड्रॉइड के अंदर अब ये सब क्यों है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि क्यों है। एंड्रॉइड के अंदर कभी भी जब आप ऐप क्रिएट कर रहे हो तो एंड्रॉइड हमेशा ये प्रेफर करेगा कि आप पहले से जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसी का यूज करो आपके लेआउट को डिजाइन करने के लिए। आप डायनेमिक डेटा मत दो। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि टेक्स्ट व्यू एक मैंने लिया, मतलब मुझे टाइटल दिखाना है, मेरी ऐप का नाम दिखाना है, तो मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया और वहां पे मैंने उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया कि भाई हेलो एंड्रॉइड, मतलब मुझे हेलो एंड्रॉइड दिखाना है। तो जावा वहां पे या एंड्रॉइड वहां पे एरर दे देगा। वो एरर ये देगा कि भाई आप डायरेक्टली ऐसे टेक्स्ट मत लिख दो, उस टेक्स्ट को जो आप देना चाहते हैं उसको आप स्ट्रिंग्स वाले रिसोर्स में पहले ऐड कर दो और फिर वो वेरिएबल वहां पे यूज करो। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ये ऐसा इसलिए कह रहा है कि जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऐप इंस्टॉल करते टाइम और रन करने से पहले एंड आपके एंड्रॉइड सिस्टम को यह पता होना चाहिए कि आप ऐप में क्या क्या चीजें यूज करने वाले हो, ताकि वो पहले से मेमोरी में लोड करके रखें। ओके, सो दैट कि आपकी ऐप स्पीड में एग्जीक्यूट हो, आपकी ऐप स्पीड में एग्जीक्यूट हो। राइट, तो इसीलिए वो डायनेमिकली अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो अब जब भी मुझे कोई स्ट्रिंग यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उस स्ट्रिंग का नाम दूंगा, उसके बाद उसको हम यूज करेंगे। इसके 2 फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा कि जो भी मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं उसको मैं पहले से मेमोरी में लोड कर सकता हूं ताकि ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेटर ऑन। दूसरा फायदा ये कि मान लो कि ऐप का नाम की बात कर रहे हैं कि हर बहुत सारी जगह पे ऐप का नाम मुझे यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करके फिर उस वेरिएबल को हर जगह पे यूज किया। उसके बाद अगर बाय चांस मुझे ऐप का नाम चेंज करना हो तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आके उसका नाम चेंज करना है, बाकी सारी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो ले लेगा। राइट, तो जितनी भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, मतलब जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसका रिसोर्स यहाँ पे स्टोर होगा। मुझे जब भी कोई स्ट्रिंग बनानी होगी कम हियर और मैं एक ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, उसका नाम दूंगा से लाइक टाइटल और फिर स्ट्रिंग का नाम दे दूंगा मैं लाइक दिस। ओके, तो इस स्ट्रिंग को मैं फिर कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। सेम वे कलर्स, अभी सिर्फ 2 कलर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट। राइट, सो अगर मुझे कलर्स यूज करना है, नॉर्मली ऐप डिजाइन हम 4 कलर में करते हैं। ठीक है, ऐप डिजाइन हम 4 कलर में करेंगे, जिसमें से एक कलर आपको चूज करना है, बाकी के 3 कलर हैं व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। ठीक है, अगर ऐप एकदम प्रोफेशनल दिखानी है तो हमें सिर्फ एक ही कलर थीम पे काम करना है, या फिर 2 कलर थीम लो, मतलब 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन, और उसमें ब्लैक, ग्रे और व्हाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो 2 कलर्स हम कोई भी चूज करेंगे और उसके अलावा ब्लैक, ग्रे और व्हाइट। ठीक है, 3 कलर मतलब 5 कलर में आपकी पूरी ऐप हो जाएगी। उसके अलावा और कोई छठा कलर यूज नहीं करना है। राइट, टू लुक योर ऐप अ प्रोफेशनल। ठीक है, अदरवाइज कलर तो आप कितने भी यूज करो, लॉट्स ऑफ कलर्स आर देयर। ओके, सो मान लो कि मुझे ग्रीन की थीम पे मुझे क्रिएट करना है, तो अब ग्रीन के भी बहुत सारे शेड्स है ना। राइट, ग्रीन को एक कलर थोड़ी है, ग्रीन के हजारों शेड्स हैं, लाखों शेड्स हैं। राइट, तो आपकी ऐप का शेड कौन सा है? तो अगर हर जगह पे कलर सेट करने गए
तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि जब आप कलर सेट करोगे तो हो सकता है कि एक जगह पे आप थोड़ा सा लाइट ले लो, एक जगह पे थोड़ा सा डार्क हो जाए ग्रीन, राइट? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले से यहां से हम कलर सेट करके रखेंगे। सो आई विल क्रिएट अ कलर, से नेम ग्रीन, राइट? और यहां पे मुझे कलर सेट करना है। यहां पे आप कोई भी कलर ले लो, जैसे अभी मैं ऊपर जो क्या है वही सेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे हर एक का कोड नहीं पता है ना। मेरा जो कलर है मुझे जो चाहिए उसका मुझे कोड नहीं पता, ठीक है? तो मैंने वही कलर ले लिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जो कलर दिखा रहा है वहां पे क्लिक करो एंड चूज योर ओन कलर जो आपको चाहिए, जैसे मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है? एंड क्लिक आउटसाइड, तो उसका कोड सेट हो गया। तो अब हर जगह पे जहां पे मैं ग्रीन यूज करूंगा वहां पे यही कलर यूज होगा। आया समझ में? तो ये मेरा रिसोर्स है। और लास्ट वन है थीम्स। ओके, ये होता है कि हम पूरी थीम क्रिएट करेंगे। थीम का मतलब ये होता है कि मैं हर एक के लिए चूज करूंगा कि बटन तो कैसे होने चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स तो कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं पहले से सेट करके रख दूंगा और उस थीम के ऊपर मैं पूरी ऐप डिजाइन करूंगा। तो फिर मुझे बटन का अलग से मुझे लेआउट देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मेरी थीम के हिसाब से वो बटन सेट हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड थीम्स, राइट? तो इसके लिए भी हम एक स्पेशल लेक्चर लेंगे कि थीम्स कैसे क्रिएट करते हैं और थीम्स को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? समझ में आया? वैल्यूज पक्का? और एक एक्सएमएल मतलब इन सब के अलावा अगर कोई और रिसोर्स है तो आपको डायरेक्टली एक्सएमएल में रख देना। मतलब यहां पे नई एक फाइल क्रिएट करो और उसके अंदर रख दो, ठीक है? जैसे अगर आप कोई कनेक्शन स्ट्रीम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए, या फिर आपकी ऐप का डिस्क्रिप्शन या ऐसा कुछ अगर आप स्टोर करना चाहते हैं अलग से, तो आप यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करके उसमें एक्सएमएल फाइल बना सकते हैं, ठीक है? एंड ऑल द डेटा विल बी स्टोर्ड हियर। सो ये बाकी अदर्स रिसोर्सेज के लिए, ठीक है? ड्रॉएबल, लेआउट और वैल्यूज आ गए, और वैल्यूज के अंदर भी कलर, स्ट्रिंग और थीम। इसके अलावा की अगर कोई रिसोर्स है तो फिर आप यहाँ पे रख सकते हो। क्लियर? ठीक है? यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर। ओके, एक नया फोल्डर क्रिएट करो, नई डायरेक्टरी क्रिएट करो, राइट? जैसे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं और मेरे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी पीडीएफ फाइल भी यूज होगी, ठीक है? एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी पीडीएफ फाइल भी यूज होगी, तो वो पीडीएफ भी इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? राइट? सो ऐसे आप नए नए फोल्डर्स भी बना सकते हो और जो मेन रिसोर्स है वो भी रख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया रिसोर्स? पक्का? ओके, चलो अब अभी के लिए मान लेते हैं कि अभी तक हमने इसमें जरा सा भी कोडिंग नहीं किया है, सिर्फ ये एक टाइटल और कलर ऐड किया, उसके अलावा हमने कोई कोडिंग नहीं किया, राइट? सो जैसे ही ऐप ओपन हुई मुझे उसको पहले रन करके देखना है कि उसको रन कैसे करेंगे, ठीक है? रन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इम्यूलेटर यूज करो, ठीक है? इम्यूलेटर का मीनिंग ये होता है कि आपका जो एंड्रॉयड फोन है वो एज इट इज यहां पे एक सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, मतलब एज अ डिवाइस डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगा और वो इम्यूलेट करेगा। इम्यूलेट करेगा मतलब वो एक्चुअल में एंड्रॉयड फोन ही है, मतलब वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है? फिजिकल डिवाइस नहीं है, वर्चुअल डिवाइस है और उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। तो आपको सिर्फ उस वर्चुअल डिवाइस में उस ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर उसमें रन करके देख लो। ये एक तरीका हुआ, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, उसको आप आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो और उस एंड्रॉयड फोन के अंदर डेवलपर टूल करके होता है, उसमें डिबगिंग, यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दो, ठीक है? यूएसबी डिबगिंग ऑन करो और उसके बाद यहां पे जो आपको यहां पे दिख रहा है ये इम्यूलेटर, ठीक है? इसमें आपको आपका
जो फोन है फिजिकल फोन वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, फिर उसको सिलेक्ट करो और उसमें से रन कर दो। ठीक है, क्लियर? दोनों में से कौन सा तरीका बेटर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करेगा। उसका एक रीजन है। पहला रीजन, अगर मेरे जैसा केस है कि भाई एंड्रॉयड फिजिकल फोन है ही नहीं, राइट, तो फिर इम्यूलेटर ही यूज करना है। दूसरा रीजन, आपके पास ऐसा फोन है जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन वो डेवलपर टूल या यूएसबी डिबगिंग अलाउ नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फोन हैं। आई थिंक किसी के पास ओप्पो फोन होगा तो उसके अंदर आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यूएसबी डिबगिंग, राइट, जस्ट बिकॉज की फोन हैक हो सकता है एप्लीकेशन से। ओके, बहुत सारी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब डिवाइसेस में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐप स्टोर से ही ले सकते हैं, प्ले स्टोर से ही ले सकते हो। थर्ड पार्टी मतलब एपीआई के फाइल इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उसमें भी ये नहीं चलेगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आपके फोन में ऐसी फैसिलिटी ही नहीं होती कि आपको यूएसबी के साथ उसको डिबग कर सके। ठीक है, अलाउ करता है थर्ड पार्टी बट फैसिलिटी नहीं होती, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, इम्यूलेटर की प्रॉब्लम देखते हैं कि इम्यूलेटर यूज करने में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप का। अगर आपके लैपटॉप में रैम कम है, ठीक है, तो फिर आपको इम्यूलेटर रन करने के लिए एक्स्ट्रा रैम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर रैम कम है तो इम्यूलेटर स्टार्ट तो होगा लेकिन फिर आपका इम्यूलेटर और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों ही इतने स्लो हो जाएंगे कि विल गिव अप द डेवलपमेंट, राइट। मतलब अगर 4 GB रैम है तो सोचना भी नहीं है कि हम इम्यूलेटर से कुछ रन करें, नॉट पॉसिबल, राइट। एंड्रॉयड स्टूडियो को खुद 2 GB से ज्यादा की मेमोरी चाहिए खुद, मतलब 4 GB अगर है तो उसमें से 2-2.5 GB तो एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज करेगा। तो उसके अलावा की रैम अगर एंड्रॉयड इम्यूलेटर को दे देंगे तो फिर वो दोनों एक साथ रन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 8 GB रैम। ठीक है, दूसरी चीज कि एक साथ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी, है ना। विंडोज तो चली रही है, इम्यूलेटर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, तो एक साथ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी। तो हार्ड डिस्क आपकी ऐसी होनी चाहिए जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली लोड कर पाए। ठीक है, मतलब अगर हार्ड डिस्क है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी शायद, नया है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो पुरानी हार्ड डिस्क है जिसका रूट पर सेकेंड कम होता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें थोड़ा स्लो चलेगा। कर सकते हो 8 GB रैम है तो, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। SSD अगर है हार्ड डिस्क की जगह, अगर लैपटॉप में SSD है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बहुत ही मस्त चलेगा इम्यूलेटर। ठीक है, मतलब आई सजेस्ट कि अगर आपके लैपटॉप में इम्यूलेटर यूज करना है देन डू वन थिंग, एक तो 8 GB रैम, दूसरा मिनिमम i5 प्रोसेसर और तीसरा SSD, नॉट हार्ड डिस्क बट SSD। ये 3 चीज अगर हुई तो आपकी ऐप बहुत ही स्मूथली आप डेवलप कर पाओगे। ठीक है, जिनके पास ये नहीं है, मतलब बहुत पुराना लैपटॉप लिया हुआ है, हार्ड डिस्क है, 8 GB रैम है, चलो, बट i3 प्रोसेसर या ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू प्रोसेसर है, तो उनको ट्राई करना है कि आप यूएसबी डिबगिंग से ही काम करो फिजिकल फोन में। एक बार सेट हो गया उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहली बार सेटअप करना थोड़ा टफ है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेंगे तो वो स्पीड में काम करेगा और आपकी ऐप भी स्पीड में रन होगी। और दूसरा, एक बार इंस्टॉल हो गई उसके बाद डिस्कनेक्ट करके फोन ले जाके आप किसी को दिखा भी सकते हैं कि ये ऐप मैंने बनाई है। इम्यूलेटर में तो लैपटॉप ले जाना पड़ेगा रन करने के लिए, इसमें तो एक बार इंस्टॉल हो गई तो हो गई कंप्लीट, उसके बाद डायरेक्टली आप फोन में ही दिखा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर?
चलो अभी हमें देखना है कि हम इम्यूलेटर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। सो मान लो कि अभी कोई इम्यूलेटर है ही नहीं यहाँ पे, अभी मेरा इम्यूलेटर यहाँ पे है, लेकिन मान लो कि अभी कोई इम्यूलेटर नहीं है, तो वो इम्यूलेटर क्रिएट करने के लिए ही बोलेगा। तो उसके लिए आपको जाना है कहाँ पे, डिवाइस मैनेजर। कहाँ पे जाना है, डिवाइस मैनेजर, ठीक है। अब ये SYA के लिए जो क्रिएट किया था उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये मेरा इम्यूलेटर है जो मैं खुद यूज करता हूं, ठीक है। अब डिवाइस मैनेजर के अंदर अगर कोई इम्यूलेटर नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट डिवाइस करके, ठीक है। यहां से भी हम कर सकते हैं क्रिएट डिवाइस। सो क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करो। उसमें सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिवाइस चूज करना है, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस सबसे पहले चूज करना है कि किस टाइप का डिवाइस चाहिए। भले ही वर्चुअल है लेकिन डिसाइड तो कर सकते हैं, क्योंकि मान लो कि आप ऐसे डिवाइस के लिए बना रहे हो जो अभी लेटेस्ट है, मतलब पिक्सल वाले, तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ही हाई होता है, तो आपको उसी रेजोल्यूशन का चाहिए। तो कौन से ईच की स्क्रीन और कौन सा रेजोल्यूशन, यहाँ पे रेजोल्यूशन और बाजू में डेंसिटी, ठीक है, कि भाई कितनी डेंसिटी का स्क्रीन होगा। तो रेजोल्यूशन, डेंसिटी और साइज, ठीक है, ये आपको चूज करना है। तो उसके हिसाब से कोई भी एक डिवाइस चूज करो। और एंड्रॉइड के जो खुद के डिवाइसेस हैं वो उन्होंने दिए हुए ही हैं, पिक्सल वाले सारे, फिर नेक्सस वाले, और उसके बाद नॉर्मल ईच वाइज 5.1 इंच की स्क्रीन, 4.7 की स्क्रीन, 4.65 की स्क्रीन, वैसे चलता रहेगा, राइट। जो सबसे पहले वाला डिवाइस था दैट इज 2.7, राइट, उसका रेजोल्यूशन भी देखो 240 बाय 320, इतनी छोटी स्क्रीन है उसकी, राइट, जो पहले के फोन में आया था। सो आपको ऐसे चूज करना है इसमें से कि वो ज्यादा लोड भी ना ले, जल्दी स्टार्ट हो जाए, और दूसरा कि आपकी जो ऐप है वो लेटेस्ट वाले डिवाइस में भी जो दिखने वाली है वैसी इसमें भी दिखे, ठीक है। सो यू कैन से आप पिक्सल वाला कोई भी ले लो, ठीक है, पिक्सल वाला कोई भी ले लो, उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, ओके। अब यहां पे देखो ये प्ले स्टोर का दिखा है, राइट, मतलब इसमें से जो भी डिवाइसेस हैं जिसके आगे ये सिंबल है दैट ऑल्सो सपोर्ट प्ले स्टोर, वो प्ले स्टोर को भी सपोर्ट करेंगे। ये क्यों है, क्योंकि अगर आपकी ऐप कोई ऐसी ऐप है जो रन होते टाइम प्ले स्टोर के साथ कम्युनिकेट करेगी, अपडेट होने के लिए, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है या किसी भी चीज के लिए वो प्ले स्टोर के साथ या प्ले स्टोर की फीचर्स को यूज कर रही है, तो फिर आपको ये प्ले स्टोर वाला लेना पड़ेगा। लेकिन प्ले स्टोर का नहीं है, कुछ अलग ही ऐप है, तो आप कोई भी ले लो, ठीक है। रिसेंटली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस रीसाइजेबल थिंग, ओके, मतलब इसको आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर देखना है कि 5.1 इंच में मेरी ऐप कैसी दिखेगी, उसके बाद मैं देख लूंगा कि 7.3 में कैसी दिखेगी, तो ये रिसाइजेबल है, उसको चेंज कर सकते हैं। और डिफॉल्टली वो आता है 6 इंच का, और उसका रेजोल्यूशन भी 1080 इंटू 2340, ओके, सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है उसका, ओके, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लैपटॉप की मेमोरी थोड़ी कम है या लैपटॉप थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्ली चल जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूं कौन सा आपको लेना है, दैट इज 5.1। ये 5.1 WVGA MDPI, मीडियम डेंसिटी पिक्सल का, ठीक है, और 5.1 इंच की स्क्रीन, ओके। ये नॉर्मल रेंज के लिए चल जाएगा, ओके। बट उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऐप डेवलप करी और उसके बाद जो कोई हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाले फोन के ऊपर हुआ तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपके बटन्स वो सब बहुत बड़े दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या तो फिर आपको ऐसे
स्क्रीन ये दिखेगी, लेकिन आपकी ऐप सिर्फ इतने में दिखेगी, ऐसे इतने पोर्शन में, बाकी का ब्लैंक रहेगा, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है और आपका पिक्सल सिर्फ इतने का ही है। समझ में आया? ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। उसके भी सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए ही उन लोगों ने कंस्ट्रेंट लेआउट रखा है, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, राइट। सो 5.1 WG अभी ले रहे हैं, नेक्स्ट करो, ठीक है। इसके बाद आपको यूज करना है कि भाई आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होनी चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। जैसे अभी मेरे पास ये वाली है तिरामिसु, ठीक है, मैंने डाउनलोड करके रखी है, राइट। अब इसके अलावा यहां पे आई थिंक अभी नेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अदर यहां पे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अवेलेबल ऑनलाइन, उसमें से कोई भी एक आप पाई, ओरियो, लॉलीपॉप, आइसक्रीम सैंडविच, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर दो, ठीक है, और फिर उसको यूज करो, तो वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले देखने दो कि ये ऑपरेटिंग यहाँ पे इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। ओके, कनेक्टेड। चलो अभी वापस चलते हैं। ओके, अब मैं वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, अब मेरा नेट कनेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ये तिरामिसु 33 API लेवल का तो मेरे पास इंस्टॉल्ड ही है, लेकिन उसके बाद भी नया आया हुआ है एक तिरामिसु, ठीक है। और API लेवल उसका अभी दिख नहीं रहा है। ओके, देन यू कैन सी हियर SV2, SRQ, देन पाई, ओरियो, नोगट, मार्शमेलो, यहाँ पे लॉलीपॉप तक है मेरे पास, राइट। डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करो, इट विल डाउनलोड, और फिर उसको यूज करो आप डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए। सो अभी तो अगर मैं डाउनलोड करने जाऊंगा, ऑब्वियसली नेट कनेक्टेड मेरे फोन का है, ठीक है, तो 10:30 यही बच जाएंगे डाउनलोड होने में ही। सो विल नॉट डाउनलोड इट, मेरे पास जो ऑलरेडी है वो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर आता है आपके AVD का नाम, आपको जो नाम देना है वो आप यहाँ पे दे दो, ठीक है, AVD नेम। सो लाइक यहाँ पे हम दे रहे हैं SYB1 इस डिवाइस का नाम, ठीक है। यहां से आपको मिल जाएगा कि भाई आपने कौन सा डिवाइस यूज किया है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की है, ठीक है, किस में चलाना है, पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में, ठीक है। ये कब, ये बाद में भी कर सकते हो, हमारा जो वर्चुअल डिवाइस बनेगा उसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, बाद में भी कर पाएंगे, बट पहले से ही लैंडस्केप मोड में रखना हो तो कौन सी कंडीशन रखेंगे, जब आप गेम डेवलप करोगे, जब आप एंड्रॉइड में गेम्स बना रहे हो, तो गेम नॉर्मली हम ऐसे ही खेलते हैं ना, तो उसका जो भी लेआउट है वो ऐसे ही आएगा, तो पहले से फोन को भी ऐसे ही रखो, ठीक है, और इसी तरीके से लेआउट डिजाइन करो, राइट। तो उसके बाद जो रन होगा वो लैंडस्केप मोड में ही रन होगा डायरेक्टली, ओके। अभी के लिए तो पोर्ट्रेट ही रखते हैं, ठीक है। देन इम्यूलेटर परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। ग्राफिक्स दो तरह के होते हैं, हर एक के पीसी में आएंगे, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स। सॉफ्टवेयर एक्सेलरेटेड मतलब आपके पास ग्राफिक कार्ड अलग से नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको हार्डवेयर वाला, समझ में आया। अगर आपके फोन में, सॉरी आपके लैपटॉप में अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं है, इनबिल्ट मदरबोर्ड का ही ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, तो फिर आपको ये ऑप्शन हार्डवेयर वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हार्डवेयर एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। सो वी कैन यूज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर वाला मिला तो उसको यूज करेगा, नहीं मिला तो सॉफ्टवेयर वाला यूज करेगा, ठीक है, क्लियर। सो इतनी सेटिंग्स करने के बाद करना है फिनिश। सो जैसे ही फिनिश करेंगे आपका डिवाइस यहां पे बन गया API लेवल 33 और उसकी डिस्क के ऊपर अभी साइज है 513। देखो मैंने जो मेरा वाला जो बना हुआ है उसकी साइज देखो 4.5 GB, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हाई है, तो उसको उतनी साइज चाहिए,
राइट, यहाँ पे 513 MB बस इनफ, ठीक है। नाउ अब इसको पहले रन करेंगे, तो यहां से ये जो लॉन्च है एवीडी, इसको कहेंगे एवीडी, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। ओके, एवीडी मींस एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। इसको यहां से रन करो और फिर डिवाइस मैनेजर को बंद करो। अभी यहां पे वो डिवाइस ओपन करेगा। ये पूरी टिरामिसू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इसके अंदर, डिवाइस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब डाउनलोड करोगे और रन करोगे तो इट विल टेक सम टाइम, व्हाई, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब ये डायरेक्टली रन हो गया। ओके, सो ये पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई यहाँ पे, राइट। इसको मैं एज इट इज, जब जो हम फोन पे यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर करो तो सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक आपको प्ले स्टोर भी मिलेगा, कहीं भी मिल रहा है? हाँ, अभी 5.1 में तो नहीं था ना प्ले स्टोर वाला, हाँ, तो इसमें कहां से होगा, ठीक है। अब नीचे जो बटन आता है ना आपके पास, होम बटन, बैक बटन, एप्लीकेशन, ये तीन यहां पे है। इसमें मैं क्लिक करूं तो होम बटन, ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला बटन, अभी कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है, राइट, और ये बैक बटन। ओके, देन अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है देन यू कैन रोटेट, राइट। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहां से कर सकते हैं, राइट। कैमरा, टेक स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लेगा इसका, ठीक है। देन रिकॉर्ड स्क्रीन, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा, मतलब आपको ये एप्लीकेशन ऐसे रन हो रही है, ऐसे स्क्रीन पूरा रिकॉर्ड करके दिखाना है, यू कैन से दैट, राइट। और ये पावर बटन है आपका। सो आपके फोन में ये टिरामिसू एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पावर बटन से जो चीज होगी वो इससे भी होगी, ठीक है। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया तो लॉक हो गया, ठीक है, वापस एक बार क्लिक करूंगा तो वापस आ जाएगा, राइट। सो इट इज एग्जैक्टली योर फोन। आज मैं सेट कर देते हैं और यहाँ पे SYB1 सिलेक्ट हो गया है, राइट, एज अ डिवाइस। ओके, यहां से सीधा करेंगे रन। अब ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हुई है और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे रन हुआ, राइट, और बीच में ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा, राइट। लेकिन ये आपकी ऐप यहाँ पे प्रॉपर्ली रन हो गई, ठीक है। और इसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ ये टेक्स्ट व्यू है, उस टेक्स्ट व्यू में हेलो वर्ल्ड लिखा है वो यहाँ पे मिल गया मुझे, नथिंग एल्स, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया कैसे रन करना है प्रोग्राम। ओके, नाउ इसको अभी कर देंगे।